हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में ये प्रोग्राम का कोर्स है और सब्जेक्ट में उन सभी के पास में ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है, मानव अधिकार, लिंग और पर्यावरण का विषय है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप सभी को शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो भारत के अंदर जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ या कैसे इमर्ज हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में जाति एवं छुआछूत की उत्पत्ति अति प्राचीन काल यानी बहुत ही प्राचीन काल से हुई है। और बहुत ही प्राचीन काल का मतलब यहाँ पर यह है कि हम कहेंगे आर्यों के आगमन के साथ ही लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद। कब? लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है, तो जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, जैसे आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 2022 है, तो अगर हम जाएं पीछे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो 2021 भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब 2020 भी आएगा, और पीछे जाते जाते एक समय ऐसा भी आएगा सन 2000 आ जाएगा, फिर 1900 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1100, 0। एक समय ऐसा आएगा कि हम बैक जब जाएंगे तो सन 0 आ जाएगा। तो सन 0 से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1500 ईसा पूर्व लिखा है तो 0 से भी 1500 साल पहले, सन 0 से भी 1500 साल पहले की ये बात है, यानी आज के 2200 और 1500। तो आप इतिहास को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो। 1500 में क्या हुआ था? आर्यों का आगमन हुआ था, आर्य आए थे। इन आर्यों के आगमन कहाँ से हुए थे? तो पश्चिमी उत्तर आप मैप जब देखते हैं तो मैप में आपको ऐसे जम्मू एंड कश्मीर दिखता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो ये पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ से आर्यों की आगमन हुआ था। आर्यों का आगमन इधर से ही हुआ था। ये पश्चिमी उत्तर का पूरा प्रदेश माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया और साथ ही साथ यहाँ के जो देशज लोग थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनसे उनका धीरे धीरे संघर्ष हुआ और ये जो संघर्ष है कई शताब्दियों तक चला। और आगे चल के जो आर्य थे उन्होंने देशज लोगों को हरा दिया और उन्हें धीरे धीरे है की दृष्टि का मतलब है अपने से कम आंकना, अपने से कमज़ोर समझना, अपने से नीचे समझना, कम देखने की दृष्टि से देखने लगे कि ये हमसे कमज़ोर है, ये हमसे कम ताकतवर है, ये समाज में हमसे पिछड़े हुए हैं। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने आर्य जो खुद थे वो उन्होंने अपने को तो बड़े वर्ण में, उच्च वर्ण में रखा, लेकिन ऐसे लोग जो पराजित हो गए, जो देशज लोग थे, यहाँ के लोग थे, उन लोगों को 2 ऑप्शन दिए, बोले या तो यहाँ से आप छोड़ के चली जाइए या फिर यहाँ पर रहेंगे तो आप सभी के पास में पहले वाले अधिकार नहीं होंगे, आप सभी को कुछ हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसको माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, सबसे पहली चीज़। और वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 वर्ण होते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ब्राह्मणी अगर वर्ण व्यवस्था है तो इसमें से जो शूद्र या जो निचली वर्ण व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ऐसे लोगों को रखा गया था, देशज लोगों को रखा गया था। जबकि दूसरी ओर अन्य प्रभावशाली यानी जो आर्य लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक अलग ही वर्ण यानी एक तरीके से अपने आप को सर्वोच्च कोटि पर रखा। निचली कोटि के जो थे वो ऐसे लोग थे। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करेंगे हम ऋग्वेद काल के साहित्य। तो ऋग्वेदिक काल में आपको पता है वैदिक काल के अंदर 4 वेद लिखे गए थे, जिसमें से सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 वेद लिखे गए थे और इन वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था का जो आभास है, वर्ण व्यवस्था जो है उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आर्यों के समाज में ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें चंडाल कहा गया था। चंडाल आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा चंडाल के बारे में। कुछ ऐसे उपेक्षित वर्ग के लोग जिन्हें समाज में अलग रखा जाता था, जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था, ऐसे लोगों को हम क्या देखते हैं? चंडाल की श्रेणी में रखते हैं। बाद में वैदिक काल के बाद में इन्हें धीरे धीरे चंडाल कहा जाने लगा। उनका एक जीवन निश्चित कर दिया कि किस तरीके से उन्हें जीवन अपना जीना है।
उन्हें अछूत के रूप में माना जाने लगा और धीरे धीरे आगे चल के जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई और अलग अलग समय में इनकी स्थिति जो है वो अलग अलग काल में अलग अलग तरह की रही। जैसे आज के समय में भी हम देखें तो वर्ण व्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु इनकी स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में भी चंडालों को अछूत के रूप में दिखाया गया है। यानी कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में भी हम देखते हैं जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था उसमें मौजूद थी। और वैदिक काल में तो कुछ ऐसा था वर्ण व्यवस्था कि अगर आप लोग, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ लेकिन मैं क्षत्रिय कुल से संबंध रखता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो वर्ण है वो ब्राह्मण हो जाता। वहाँ पर वर्क पे बेस्ड था, यानी ऑक्यूपेशन आपके कार्यों पे बेस्ड था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जटिल हो गई, आगे चल के जन्मजात हो गई, यानी जन्म आधारित हो गई। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जाति व्यवस्था के उत्पन्न में मनुस्मृति जो है वो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आपने देखा कि वो जाति व्यवस्था को खास मानते हैं। इसके अलावा यह पवित्रता और अपवित्रता के विचार इसके अंदर धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए। भारतीय समाज में अछूत होने का तात्पर्य जाति व्यवस्था में काफ़ी निम्न अंतर होना था। यानी भारत के अंदर अगर आप निचले वर्ण में संबंधित हो, निचले वर्ण से संबंधित हो, तो आपको 4 वर्ण अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताए थे, जिसमें सबसे टॉप पे आप सभी के लिए ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में नीचे शूद्र, वैश्य और नीचे शूद्र। तो ऊपरी 2 वर्ण के थे ये तो सही थे, इनको काफ़ी ज़्यादा स्थिति समाज में थी। लेकिन जो निचले वर्ण के दोनों थे उन्हें जाति व्यवस्था से निम्न स्तर पे थे, वो उन्हें हीन समझा जाता था और कई बार उनकी स्थिति दयनीय होती थी। सामूहिक कार्यों में, राजनीतिक प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने का अधिकार ज़्यादा नहीं प्राप्त था और अपवित्र होने के कारण जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे अलग रहते थे। करीबन अगर हम देखें भारत की जो 16% आबादी थी, तकरीबन 140 मिलियन इन्हीं नाम से इन्हें पुकारा जाता है, जिन्हें अछूत या हरिजन ये शब्द से संबोधित या फिर इन शब्द के से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यह शब्दावली नरसिम्हा मेहता द्वारा दिया गया था। गांधी ने भी अपने जो बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर हरिजन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया और बाहरी जाति के जो लोग हैं उनके लिए क्या है, अलग शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इनके लिए आया था। कब आया था? 1935 में। अनुसूचित जाति क्या होता है, इसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, SC। इनके लिए सबसे पहले शब्द कब आया? 1935 में आया। दलित शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग पत्रकारिता की भाषा में 1931 के आसपास अछूत के लिए किया गया था और 1971 में खुलकर ये धीरे धीरे महाराष्ट्र में जब दलित पैंथर आंदोलन हुआ तो उसके बाद में ये खुलकर आने स्टार्ट हो गए। यानी खुलकर आने स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये जो दलित थे ये इनकी स्थिति जो है धीरे धीरे आगे तो वैसे सुधर रही थी, लेकिन इनके लिए जाति व्यवस्था आपने देखा कि किस तरीके से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के साथ ही स्टार्ट होती है और आगे चलकर जब मौर्य काल आता है तो उसके बाद में ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। मौर्य काल में ये जन्म आधारित हो जाती है, ना कि कर्म आधारित। इसके बाद में अलग अलग समय में इनकी स्थिति अलग रहती है। वर्तमान समय में कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड है। होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी और इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही है। आपको यहाँ पर यूनिट्स के हिसाब से पढ़ना है। यूनिट आपको लगभग 4 इंपॉर्टेंट यूनिट है। पहली जेंडर की है, दूसरी यूनिट आपकी मानवाधिकार की, तीसरी एनवायरनमेंट की और एक चौथी यूनिट है जिसमें आपको कुछ मूवमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है। एक और जेंडर की है। वैसे तो 5 यूनिट है पर 4 यूनिट आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट से आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इसके लिए करा दिया है। अगला क्वेश्चन जेंडर को लेकर आप सभी के लिए होगा, जिसमें हम जेंडर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जेंडर क्या है क्या नहीं। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में सेकंड चैप्टर है भूमंडलीकरण, वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए कुछ ही देर में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप स्टे ट्यून रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करके रखें और अधिक से अधिक मित्रों तक बता दें कि जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही एग्जाम में भी आता है। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये भी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए। जैसे आप फेसबुक पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
इसके अलावा अगर आप लोग हमारे अल्टरनेटिव दूसरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।